हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 12 का 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को इस क्लास में देखने वाले हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के आसपास में हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। गुप्त काल में रचित संस्कृत प्रणय प्रणय गद्य काव्य राजकुमार कंदर्प केतु और एक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन करता है। इसे अलंकृत गद्य काव्य का प्रारंभिक नमूना माना जाता है, जो विस्तृत वर्णनों और साहित्यिक अलंकारों से परिपूर्ण है। इस रचना का श्रेय सुबंध गुप्त राजवंश के एक दरबारी को दिया जाता है। इसने परवर्ती संस्कृत गद्य काव्य प्रेम कथाओं की दिशा तय की। यहाँ पर गद्य के बारे में जानकारी दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि कौन सी कृति के बारे में जानकारी ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर दे रहा है सेतुबंध, कादम्बरी, वासवदत्ता, अवंती सुंदरी। तब यहाँ पर थोड़ा सा भी किताब के बारे में पढ़े होंगे तो ये इसके बारे में आपको लग जाएगा कि सेतुबंध किससे जुड़ा है जी। तो यहाँ पर कालिदास ने जो रघुवंशम पुस्तक लिखा था उसी से प्रेरित होकर जब वाकाटक साम्राज्य में एक लेखक थे, उन्होंने लिखा था सेतुबंध लिखा था। तो ये रामायण से जुड़ा हुआ, ये प्रेम कथा के बारे में जानकारी नहीं दे सकता है। कादम्बरी किससे, ये भी प्रेम कथा ही है, जो कि राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। तो इसका भी संबंधित नहीं है। वासवदत्ता वास्तव में एक प्रेम कथा है, जिसमें एक प्रेम कथा है। यह प्रेम कथा के बारे में जानकारी ही दिया गया है इसमें। और यहाँ पर गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, यह वासवदत्ता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये अवंती सुंदरी के बारे में जानकारी तो उतना ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक नहीं है, लेकिन वासवदत्ता काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। कुषाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाणु के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है जी? सही विचार। 2 ऑप्शन है। ऑप्शन का तरीका है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पर दे रहा है कुषाण मूलतः पश्चिमी चीन से संबंधित थे और उन्हें युएनची के नाम से भी जाना जाता था। कुषाण मूलतः पश्चिमी चीन से संबंधित थे और उन्हें युएनची के नाम से जाना जाता था जी। उसके बाद से दे रहा है गंडोफर्नीस कुषाण राजवंश का प्रथम प्रमुख शासक था, गंडोफर्नीस। तो यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है कि कुषाण मूलतः पश्चिमी चीन से संबंधित है और उन्हें यूची के नाम से भी जाना जाता था, यूची कबीले से संबंधित है। 1 नंबर सही है। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा गंडोफर्नीस कुषाण वंश का था, एकदम सरासर गलती है। कैसे कुषाण वंश का नहीं था, बल्कि ये किस वंश का था जी? तो पहलव वंश। कहाँ का था जी? तो पहलव वंश। पहलव और पल्लव में अंतर है, तो पहलव वंश का था, न कि पल्लव। तो गंडोफर्नीस पल्लव वंश का था। तो दूसरा नंबर गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। भारत में दार्शनिक विचारधारा के इतिहास के संदर्भ में वैशेषिक दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दार्शनिक विचारधारा के इतिहास के संदर्भ में वैशेषिक दर्शन से संबंधित विचारधारा। यहाँ पर और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। अधिकार भारतीय दर्शन की वैशेषिक प्रणाली के संस्थापक कणाद हैं। वैशेषिक प्रणाली के संस्थापक कणाद हैं। और यहाँ पर वैशेषिक प्रणाली मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानती है। वैशेषिक प्रणाली मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानती है। उसके बाद से है इस दर्शन के अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। और ऑप्शन का तरीका एलिमिनेशन मेथड बेहतर तरीके से लगने वाला है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का कोई काम ही नहीं है, इसमें सब का सब सही है। वैशेषिक के संस्थापक कणाद, यहाँ पर सब का सब ऑप्शन सही ही है, तो इसलिए इस पर एलिमिनेशन मेथड का भी कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणाढ़ और सर्ववर्मन प्रसिद्ध कवि विद्वान किस राजवंश से संबंधित थे जी? तो गुणाढ़ और सर्ववर्मन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है मौर्य वंश, गुप्त, सातवाहन, शुंग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुणाढ़ और सर्ववर्मन जो थे सातवाहन वंश से संबंधित थे, सातवाहन वंश के काल में थे, प्रसिद्ध कवि थे। गुणाढ़ कौन थे जी? तो एक प्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने बृहत कथा की रचना की थी गुणाढ़ ने। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर्ववर्मन जो कि एक व्याकरणाचार्य थे। अब देख लेते हैं गुप्त काल के दौरान मूर्ति कला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूर्ति कला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल की मथुरा शैली को सूक्ष्म रूप से उकेरी गई वस्त्र विन्यास रेखाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त काल की मथुरा शैली को सूक्ष्म रूप से उकेरी गई वस्त्र विन्यास रेखाओं के लिए जाना जाता है, जबकि सारनाथ में वस्त्र विन्यास लगभग अदृश्य हो चुका था, जिन्हें केवल हल्की रेखाओं से दर्शाया जाता है। सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ पर देख लेना चाहिए ऑप्शन, क्या एलिमिनेशन मेथड लग सकता है कि नहीं। अगर एक भी एलिमिनेशन मेथड दिख जाए तो एकदम खुश हो जाना चाहिए जी, कहीं से कि एक भी सही गलती मिला तो हम लोग का आंसर निकालना एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पर दांत दिखाकर खुश होना चाहिए इसके लिए, कैसे एलिमिनेशन मेथड मिल चुका है। तो इसके लिए देख लेते हैं कि अगर लेकिन सब सही हो जाएगा तब ये दिखते नहीं है। यहाँ पर पहला नंबर एकदम सही है, इतना बड़ा पढ़ने पर इस पर देखी जाता है कि एकदम सही परिभाषा के साथ ही दिया हुआ है। उसके बाद से गुप्तकालीन मूर्ति कला
में मानव आकृति केंद्रीय तत्व बन गई। गुप्त कला में मानव आकृति केंद्रीय तत्व बन गई, जिसमें परिष्कृत सहज आकृति और पारदर्शी वस्त्र विन्यास पर विशेष ध्यान दिया गया था। देवगढ़ मंदिर की प्रसिद्ध शेषशाही विष्णु पट्टिका विनाश और सृजन के बीच के ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये तीनों के पहले नंबर तो सही था, दूसरा नंबर भी सही है, तीसरा नंबर भी एकदम सही है। इसमें कोई परिभाषा के साथ दिया हुआ, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, 4 पुरुषार्थों में से धर्म और मोक्ष को अस्वीकार करता है और भौतिक सुख को अंतिम उद्देश्य घोषित करता है। उपयुक्त विशेषताएं किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो यहाँ पर अब देखिए, यदि थोड़ा सा भी दिमाग और थोड़ा सा भी एक बार भी जो पढ़ लेता है दर्शन साहित्य के बारे में, उसको सरासर पता चल जाएगा कौन आत्मा और ईश्वर दोनों को नकार देता है, तो वह है चरवाक। बाकी सब के सब किसी एक तरह से प्राकृतिक और अद्भुत शक्तियों को मानते हैं, लेकिन चरवाक कुछ मानता नहीं है, सब कहता है जो प्रत्यक्ष है वही चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युग्मों पर विचार करना है। विरासत, शिल्प, राज्य, तो यहाँ पर दे रहा है पुथुकुली सॉल यहाँ पर दे रहा है तमिलनाडु से संबंधित है जी। उसके बाद से बालूचरी साड़ी पश्चिम बंगाल से, उसके बाद से सुजनी कढ़ाई बिहार से। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही है। पुथकली सॉल जो है तमिलनाडु में बनता है, और बालूचरी साड़ी पश्चिम बंगाल में एकदम सही है। सुजनी एक बिहार में बनता है। सुजनी किसको बोलते हैं जी? तो बच्चों को सुलाने के लिए, छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनको सुलाने के लिए विशेष प्रकार का वस्त्र बनता है, जिसके ऊपर की तरफ ऐसे कुछ निकला होता है, और बाकी ये ऐसे कुछ वस्त्र होता है इस पर बच्चे को सुलाया जाता है, तो ये टोपी की तरह ये कपड़ा आगे उसके सिर को ढक लेता है, इसी को सुजनी बोला जाता है। ये बिहार में बनाया जाता है। तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, और क्या विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। यहाँ पर दे रहा उपाधि और संबंधित शासक। यहाँ पर उपाधि में क्या है? आदि वराह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दे रहा राजा भोज से, और उसके बाद से दे रहा है गरीबों का मित्र। उसके बाद से आदि वराह किसको कहा? यहाँ पर कह रहा है कि आदि वराह राजा भोज को कहा जाता था। उसके बाद से गरीबों का मित्र अली आदिल शाह को, मलिक उत्तुज्जर महमूद गमा को। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर ये तो एकदम सही है। गरीबों का मित्र अली आदिल शाह को बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जिसको बोला जाता है, द्वितीय यहाँ पर लगा होता तब ये सही होता। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था गरीबों का मित्र के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन इसीलिए इसको अली आदिल शाह द्वितीय जो था गरीबों का मित्र था, लेकिन अली आदिल शाह गरीबों का मित्र नहीं था, और उतना थोड़ा सा ज़्यादा उदार भी नहीं था और ज़्यादा क्रूर भी नहीं था, तो इसको अली आदिल शाह द्वितीय को गरीबों का मित्र माना जाता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलती हो जाएगा। तीसरा नंबर एकदम सही है। मलिक उत्तुज्जर, महमूद गमा को मलिक उत्तुज्जर। महमूद गमा कौन था जी? तो एक बहमनी साम्राज्य में रहने वाला एक ठो सैनिक और मंत्री था, जिसने बहमनी साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका, किंग मेकर तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी लंबे समय तक इस पर मंत्री के वजीर के पद पर बना रहा। और यहाँ पर तेरा आदि वराह राजा भोज को कहा जाता था, एकदम सही, आदि वराह राजा भोज को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 युग्म सही हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तेरा प्रागैतिहासिक स्थल और इसका से वर्तमान अवस्थिति। यहाँ पर तेरा लिद्दर घाटी कहाँ पर? कश्मीर में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। सोन घाटी महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखेंगे तो 1 नंबर एकदम सही है। लिद्दर घाटी कहाँ पर है? तो कश्मीर में। इसी के तट पर लंघनाज बोल रहे हैं। देखिए काली घई जैसे एक जगह है, क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काली के स्थल यहाँ पर लिद्दर नदी के तट पर कश्मीर में है। और बेलन घाटी जो दे रहा है ये उत्तर प्रदेश में, तो एकदम सही है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में ही है। लिद्दर घाटी कश्मीर में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सोन घाटी यहाँ पर तेरा महाराष्ट्र में। अब देखिए सोन घाटी कहाँ हो सकता है? ये तो सोन नदी कहाँ पर है जी? तो मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक आती है, तो इधर ना होगा जी, महाराष्ट्र में कैसे चला जाएगा? इसलिए 3 नंबर गलती। यहाँ पर 3 नंबर गलती होते ही 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलती, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही पूछा जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति और विषय पद दर्शाते हैं। भुक्ति और विषय पद, भुक्ति का संबंध किससे है जी? तो यहाँ पर दे रहा है भुक्ति को गुप्त सेना में सेनापति भुक्ति को इसका से भू राजस्व निर्धारण करने की श्रेणियां भुक्ति कहा जाता था, या फिर प्रांतीय और जिला प्रशासन की इकाई, उसके से मंदिरों में दान के प्रकार। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय और जिला प्रशासन की इकाई को भुक्ति कहा जाता था। राज्य को भुक्ति में गुप्त काल में राज्य सबसे पहले साम्राज्य होता था, तो साम्राज्य को किस में बांटा जाता था जी? तो भुक्ति में बांटा जाता था। भुक्ति के बाद से छोटा क्या होता था? भुक्ति विषय, भुक्ति से छोटा विषय, उसके बाद से विधि, उसके बाद से पेट, और तब जाके ग्राम होता था। इतने लंबे इकाइयों में बांटा गया था, भुक्ति विषय विधि पेट ग्राम। तो ये प्रांतीय और जिला प्रशासन की इकाई थी। भुक्ति प्रांत को कहा जाता था और विषय जिला को कहा जाता था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुदिरई चेट्टी का अर्थ क्या है?
कुदिराई चट्टी का अर्थ यहाँ पर दे रहा है घोड़े के व्यापारियों से, कुदिराई चट्टी सोने के सिक्कों से और फारसी सुलेखन से, हथियारों से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेठी। सेठी एक बनिया की जाति है जो कि प्राचीन मध्यकाल में मुख्य रूप से भारत में घोड़े के व्यापार के लिए काम करती थी। सेठी जनजाति, तो यहाँ पर कुदिराई सेठी घोड़े के व्यापारी थे। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीड FIDE महिला विश्व कप के संदर्भ में विचार करना। फीड महिला कप विश्व कप के संदर्भ में यहाँ पर इतना लंबा जैसे ही क्वेश्चन दिखे सबसे पहले ये देख लेना चाहिए सही या फिर गलती, उसके बाद से देख लेना चाहिए क्या एलिमिनेशन मेथड लग सकता है कि नहीं। एक भी सही गलती मिलते कहिए कि आंसर एकदम हाथ में आ जाता है। लगभग बहुत अधिकांश क्वेश्चन में ऐसा आंसर आ जाता है, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर नहीं मिल पाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर दे रहा है फीडे महिला विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा किया जाता है। तो अभी गलती हो सकेगा, कभी नहीं, एकदम सही है। उसके बाद से दिव्या देशमुख महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दिव्या देशमुख विश्व कप चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय पहला महिला बनी। उसके बाद से दे रहा है भारत ने 2024 में चेन्नई में फीडे महिला विश्व कप के नवीनतम संस्करण की मेजबानी की है। तो आप देखिए क्या मेजबानी की है, तो ये तो एकदम गलती है कि यहाँ पर 2025 में चेन्नई में ये सब हो, इसके बारे में कोई बात ही नहीं उठा है। तो यहाँ पर 3 नंबर तक गलती हो जाएगा, 3 नंबर गलती हो जाएगा, लेकिन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय सत्ता में था? भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय सत्ता में था। यहाँ पर दे रहा खिलजी, लोदी, सैयद या फिर तुगलक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, तुगलक थे। तुगलकों के पतन के बाद, तुगलकों के अंतिम जो सुल्तान जो थे उनके बाद तैमूर ने आक्रमण किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संरचना। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संरचना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है इस काल में सामाजिक संरचना का आधार नातेदारी थी। यहाँ पर क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा महिलाएं सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी और यज्ञ में आहुति नहीं दे सकती थी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है महिलाएं सभा में भाग नहीं ले सकती। तो अब देखिए किस संदर्भ में बात हो रहा है? ऋग्वैदिक काल में बात हो रहा है। ऋग्वैदिक काल में पढ़े होंगे तो ऋग्वैदिक काल में समाज अभी समानतावाद के सिद्धांत पर था, कबीलाई प्रथा थी। ठीक है, यहाँ पर कबीलाई प्रथा थी। तो कबीलाई प्रथा में क्या थी? रूढ़िवादिता होती है जहाँ पर महिलाओं को रोका जाता है। नहीं, एकदम सरासर गलती है। कैसे कि कबीला में तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया होता है, कैसे कि ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है, महिलाएं सुरक्षा में भी भाग लेती है कबीलाई प्रथा में। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलती हो जाएगा। और यहाँ पर 1 नंबर तो सही है, सामाजिक संरचना का आधार नातेदारी थी। उसके बाद से दास पुरोहित को उपहार स्वरूप दिए जाते थे। एकदम सही है कि दास पुरोहित को उपहार स्वरूप दिए जाते थे। तो अब 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी परंपरा में जियारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी परंपरा में जियारत किसको कहते हैं जी? यहाँ पर दे रहा सूफी संत की बरसी पर उसकी बनता दरगाह की तीर्थ यात्रा करना। उसके बाद से दे रहा यह प्रथा भारत में मुगल शासन के समय प्रारंभ हुआ था। उसके बाद से दिया जा रहा है इस प्रथा की कव्वाली का विकास से प्रत्यक्ष संबंध है। 1 नंबर तो एकदम सही है, दरगाह की तीर्थ यात्रा बरसी पर प्रत्येक वर्ष। जैसे सबसे प्रसिद्ध दरगाह का है जी, तो जियारत सबसे प्रसिद्ध कहा जाता था अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जो जाता है तो उसको सबसे प्रसिद्ध और सबसे बेहतर माना जाता है जियारत को। तो वहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगता है, उनकी बरसी जब होती है तब वहाँ पर लोग श्रद्धालु जाते हैं, तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा करते हैं, तो इसको जियारत कहा जाता है। यहाँ पर दे रहा यह प्रथा मुगल काल में प्रारंभ हुई थी। बताइए कैसे, ये कहाँ से दे दिया जाए? मुगल काल में प्रारंभ हुई थी। सूफी संत तो भाई 11वीं सदी से थे। यहाँ पर दूसरा नंबर गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर जैसे ही गलती होगा तो हम लोग का एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। सही कथन पूछा जा रहा है तो 2 नंबर गलती, 2 नंबर गलती, 2 नंबर गलती, तो ऑप्शन नंबर B निकल गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय पांडुलिपियों में से कौन सी अगस्त 2025 तक यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नवीनतम शामिल की गई है? यहाँ पर दे रहा है भगवत गीता, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, ऋग्वेद, सामवेद, रामायण, महाभारत। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। अगस्त 2025 तक यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नवीनतम शामिल की गई है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा क्या विचार करना है जी? तो एकदम सही कथन विचार करना है, गलत पर नहीं। यहाँ पर दे रहा जोधाबाई का महल लाल किले में अकबर द्वारा बनवाया गया था जी। जोधाबाई का महल लाल किले में अकबर द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद से दे रहा सजावट की पितरा दुर्रा पद्धति शाहजहां के शासनकाल में अधिक लोकप्रिय हुई थी। उसके बाद से है
दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर दे रहा है दूसरा नंबर तो एकदम सही है। दूसरा नंबर एकदम सही है। पितरा दुर्रा पहले से चला आ रहा था। पितरा दुर्रा तो अरबी फारसी और अरबियों ने लाया था, लेकिन प्रसिद्धि कहाँ पर पाया जी? तो प्रसिद्धि शाहजहाँ के शासनकाल में। काहे जी? काहे? तो जब क्या कहते हैं उसको, वास्तुकला का चरमोत्कर्ष होगा, तो वास्तुकला से ही जुड़ा होता है क्या जी? तो सजावट की पितरा दुर्रा पद्धति। यहाँ पर तो ताजमहल आगे चला था, उसके पीछे ये भी पहुंच गया, इसीलिए सबसे अधिक लोकप्रिय बना था। 2 नंबर सही है। तीसरा नंबर भी सही है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था दिल्ली के जामा मस्जिद में। तीसरा, लेकिन पहला नंबर जो दे रहा है, जोधाबाई का महल लाल किले में अकबर द्वारा बनवाया गया था। ये गलती है, कैसी? जोधाबाई का महल लाल किले में नहीं बल्कि फतेहपुर सीकरी के किले में बनवाया गया था। दूसरा नंबर गलती, 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित रिपोर्टों और पहलों में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रकाशित और संचालित की जाती है? तो यही देखना है कि कौन सी रिपोर्ट है जो कि यूनेस्को द्वारा संचालित की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मानव और जीवमंडल कार्यक्रम, जिसको MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। उसके बाद से वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। उसके बाद से दिया गया है और व्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया विकास में निश्चित प्रवृत्ति। और क्या चुनना है जी? तो सही कथन चयन करना है। तो यहाँ पर सही कथन पर चयन करना, तो ये एकदम सही है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यूनेस्को के द्वारा। विश्व शिक्षा निगरानी रिपोर्ट एकदम इसके द्वारा ही। और व्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया के विकास पर वैश्विक प्रवृत्तियाँ पर भी ध्यान यही देता है, यूनेस्को ही। तो ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 तीनों के तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रत्नीन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? रत्नीन यहाँ पर दे रहा है सभा समिति जैसे जनजातीय सभाएं जो राजाओं को परामर्श देती थीं। उसके बाद से है राजा के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और सहयोगी जो अनुष्ठानों और शासन व्यवस्था में भाग लेते थे। उसके बाद से वंशानुगत राजस्व अधिकारी जो भूमि के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी थे। उसके बाद से यहाँ पर आगे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, काहे से कि ये रत्नीन का संबंध इससे है, राजा के गणमान्य व्यक्ति और सहयोगी होते थे जिनको रत्नीन कहा जाता था। और इनका जन्म इनको प्रमुख रूप से गुप्त काल में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। और नवरत्न को ही रत्नीन कहा जाता था। नवरत्न की कहाँ पर थे जी? तो नवरत्न जो थे वे गुप्त काल में किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के CG सेकंड के शासनकाल में उपस्थित है रत्नीन। और पूर्व के कालों से भी रत्नीन की परिभाषा चली आ रही थी, लेकिन दक्षिण काल में आगे जाकर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ रत्नीन की पदवी। और इसे कुछ काल तक तो वजीर के पद या फिर प्रधानमंत्री के पद से भी आगे माने जाने लगा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग वेदों से संबंधित 6 सहायक विधाएं हैं। वेदांग जो हैं वेदों से संबंधित 6 सहायक विधाएं हैं, इस संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा वेदांगों के भाग कौन कौन से हैं? तो वेदांग आप लोग याद किए होंगे, शिक्षा, कल्प, ज्योति, निरुक्ति, छंद, व्याकरण। यहाँ पर दे रहा है शिक्षा एकदम सही है, ध्वनि विज्ञान। कल्प का अनुष्ठान से संबंधित है, व्याकरण संबंधित है, निरुक्ति भी है, लेकिन इतिहास नहीं है, और धर्मशास्त्र भी नहीं है इसमें। 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ऑप्शन केवल 4 सही है। यहाँ पर कौन कौन से वेदांग है जी? तो शिक्षा, कल्प, ज्योति, निरुक्ति, छंद, व्याकरण यही है। अब देख लेते हैं मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विचार करना है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास, यहाँ पर और क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान किया गया था जी। राग दर्पण का अनुवाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसके बाद से दे रहा अमीर खुसरो ने घोर और सनम जैसे अनेक नए रागों की रचना की थी। घोर और सनम की रचना यहाँ पर दे रहा अमीर खुसरो। तो बी नंबर तो एकदम सही कि अमीर ने घोर और सनम जैसे रागों की रचना की थी। लेकिन 1 नंबर जो दे रहा है राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था, लेकिन ये जो था फिरोज शाह क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं हुआ था ये राग दर्पण का अनुवाद। यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर गलती है, सेकंड नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये किसके शासनकाल में हुआ था जी? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इसको भी ध्यान रख लेना है, फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था राग दर्पण का फारसी में अनुवाद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FST बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित सम्राटों में से किसको यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा गया है? अमित्र, जिसको अमित्र घात या अमित्रोचेट्स, एक बार जो जिसका शत्रुओं का संहार करने वाला जिसके बारे में कहा जाता है। तो वहाँ पर दे रहा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। अभी शत्रुओं का संहार करने वाला अर्थात यूनानियों ने बिंदुसार को कहा है। कैसे कि लगभग उसके समय कोई भी ऐसा शासक नहीं था भारत का जो कि चुनौती दे सके मौर्य शासक को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है दो तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और ये व्याख्या करने वाला संबंधित है। इसमें भी ये भी बड़ा सा दिखता है, बड़ा क्वेश्चन दिखता है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी परेशान करता है जब बड़ा दिखता है, लेकिन बड़ा दिखता है लेकिन अगर एक भी सही गलती मिल जाए तो बेहतर तरीका से, सबसे बढ़िया तरीका से यही क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एक भी सही गलती मिलना चाहिए। यहाँ पर दे रहा है डिजिटल उपनिवेशवाद से तात्पर्य विकासशील देशों के डिजिटल अवसंरचना डेटा और प्लेटफॉर्म पर कुछ वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रभुत्व से है। तो ये तो एकदम सही है कैसे कि डिजिटल उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? उपनिवेशवाद 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रचलित था, जिसमें से यूरोप के विभिन्न देश थे आर्थिक लाभ के लिए दूसरे देशों पर नियंत्रण स्थापित करते थे और वहाँ से नियंत्रण स्थापित करने के बाद आर्थिक साधन सौंप लेते थे, उनको उपनिवेशवाद। लेकिन डिजिटल उपनिवेशवाद क्या है? तो अमेरिका की कोई कंपनी है, वे जाकर भारत में आती है और भारत में अपनी अवसंरचना लगाती है, लेकिन डेटा कहाँ रखती है? अमेरिका में। अब भारतीय या इसी के पास का एक छोटी सी कंपनी है भारतीय, और वो डेटा चाहती है तो उसको कहाँ पर पैसा पेमेंट करना पड़ेगा? तो अमेरिका में। अर्थात लाभ किसको? तो अमेरिका में। और पैसा कहाँ से गया? तो भारत से। इसी को भी डिजिटल उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। और दूसरा नंबर दे रहा है, इसमें व्यक्तियों से उनकी स्पष्ट सहमति के साथ या बिना डेटा का केंद्रीकृत रूप से संग्रह और प्रबंधन शामिल है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए खतरा है। यहाँ पर देखिए, देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है? स्पष्ट सहमति के साथ या बिना ले जाया जाता है, व्यक्ति के अनुमति के बिना ले जाया जाता है डेटा। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। अगर व्यक्ति से पूछ कर ले जाया जाता तो ठीक रहता। और यहाँ पर दे रहा है केंद्रीकृत रूप से, तो केंद्रीकृत नहीं बल्कि इसको भी केंद्रीकृत करके और दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के कारण ऑप्शन नंबर डी सही गलती हो जाएगा। कारण गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन एक तो सही है, लेकिन कारण तो सही है, मतलब कार्य तो सही है, एक्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित भाषाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है कितनी भाषाएं जो हैं वर्ष 2010 से पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कितनी भाषाओं को 2010 से पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? यहाँ पर दे रहा है कि कौन सा? तमिल, संस्कृत, तमिल, प्राकृत, मराठी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्ष भी जान लेते हैं, कौन कौन सी भाषा तमिल को कब शामिल किया गया था जी? तो सबसे पहले तमिल को ही 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 2004 में तमिल को। और संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 2005 में। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में। और प्राकृत को कब दिया गया? तो प्राकृत को 2025 में दिया गया है। प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2025 में। मराठी को भी 2025 में ही, सॉरी 2024 में, 2025 लिख रहे हैं, 2024 में। तो यहाँ पर दे रहा है 2010 से पहले कौन कौन दिया गया था? संस्कृत और तमिल। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो जाएगा जी? तो केवल दो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, यहाँ पर दे रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, जिसको IOMED के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत जो है IOMED के संस्थापक सदस्यों में से एक है जी। और यहाँ पर दे रहा है इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की सदस्यता केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए खुली है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन ICJ से जुड़ा हुआ है। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो जाएगा इस तरह से देखने पर? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भारत यहाँ पर कह रहा है, भारत IOMED के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो ये गलती है, कैसे कि भारत संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है। यहाँ पर भारत और कई देश इसमें शामिल थे, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन में। तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी जी? तो ये अब देखिए कि कुछ समय के लिए ही न्यूज में था, काफ़ी छोटा न्यूज था, फिर भी इसको काफ़ी वरीयता दी जा रही है। ऐसे कि इसका गठन कब हुआ है जी? तो 2025 में ही हुआ है, मई 2025 में। पिछले साल जब UPSC का एग्जाम होने वाला था, उसी से कुछ ही दिन पहले इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह भी गलती है, क्योंकि इसका अभी तक कोई स्थायी कार्यालय की घोषणा नहीं की गई है। और इसके बाद से दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की सदस्यता। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इसके स्थायी कार्यालय की गठन घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो इसका सचिवालय है, मुख्यालय नहीं है बल्कि थोड़ा अति है, क्या कहते हैं, ऑफिस, जिसको सचिवालय बोल सकते हैं। सचिवालय कहाँ पर है? तो हांगकांग में है, हांगकांग। लेकिन अभी तक स्थायी कार्यालय मुख्यालय की घोषणा नहीं की गई है, जैसे अन्य चीज UNO का या फिर कोई स्थायी आवास बना दिया था, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तीसरा नंबर दे रहा है संगठन की सदस्यता केवल संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के लिए खुली। अब देखिए केवल, अब ये जौहर कर दिया केवल के कारण ये गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों के तीनों गलती है और पूछा जा रहा है कि सही, तीनों के तीनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं विक्रमोर्वशीयम नाटक निम्नलिखित लेखों में से किसका है? विक्रमोर्वशीयम नाटक, यहाँ पर दे रहा भास, विशाखदत्त, भारवी, कालिदास। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा लिखा गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुछ यहाँ कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में और क्षेत्रों के बारे में दे रहा है, कुछ शिक्षण संस्थानों के बारे में, और उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया और उसको देखकर परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पर दे रहा है प्राचीन शिक्षा केंद्र अपनी घटिका के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ भारत और विदेश से छात्र आते थे। मयूर शर्मा कदम वंश का शासक ने यहीं वेदों का अध्ययन किया था। बौद्ध लेखक दिंगनाथ यहीं पर अध्ययन किए थे। धर्मपाल जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बने यहीं से थे, यहीं के थे। कौन? धर्मपाल। तो यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन सी परिस्थिति दी गई है जी? कुछ शिक्षण संस्थानों का नाम दिया गया था। यहाँ पर दे रहा है तक्षशिला, उज्जैन, वल्लभी, कांची। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांची से संबंधित है। कांची के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, सब कोई तो सोचता है कि देश विदेश से कहाँ पर लोग आते थे। तो तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय, लेकिन ये भी तो समय काल भी तो ध्यान रखना। तक्षशिला कब था जी? तो महाजनपद काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। कब था? तो महाजनपद काल में। उज्जैन भी एक शिक्षा का केंद्र माना जाता है, लेकिन उतना शिक्षा का प्रसिद्ध नहीं था कि विदेश से भी यहाँ पर छात्र पढ़ने आ जाए। और दिंगनाथ जैसे कुछ प्रसिद्ध विद्वान यहाँ पर पढ़े थे, तो कांची में के थे वो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितने डिजिटल इंडिया के स्तंभ है? डिजिटल इंडिया के स्तंभ, और क्या पूछा जा रहा है? तो सही कथन पर विचार करना। यहाँ पर तेरा ब्रॉडबैंड हाईवे, उसके बाद से फोन तक सार्वभौमिक पहुँच, उसके बाद से जल्द परिणाम देने के कवाले कार्यक्रम, सभी के लिए जानकारी, ई गवर्नेंस। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सब के सब सही। अभी इस पर कई बार बता चुके हैं कि टेक्निकल में या फिर आईटी में या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं, बहुत सारे क्या कहें कि लगभग 90% ऐसे टर्म होते हैं जो कि काफ़ी व्यापक होते हैं। और व्यापक होते हैं इसलिए इनका काम भी व्यापक होता है, कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए अधिकांश, लगभग हम बोल रहे हैं 90% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक भी कोई भी तकनीकी है उसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो बात कर रहा है किसका जी? तो ई गवर्नेंस का बात किया जा रहा है, डिजिटल इंडिया का। तो डिजिटल इंडिया का तो सब का सब ना भाग होगा जी, सब आवश्यक है, कोई भी तो नकारात्मक नहीं दिखाई देता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी पांचों के पांचों जरूरी हैं डिजिटल इंडिया मिशन के लिए। अब देख लेते हैं, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले बनाया गया था। कौन सा सबसे पहले बनाया गया था कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में? यहाँ पर दे रहा है एलोरा का कैलाश मंदिर, सांची का महान स्तूप, कोणार्क का सूर्य, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची का महान स्तूप जो था साहित्य पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले कौन बनाया गया था जी? तो यहाँ पर सांची का महान स्तूप बनाया गया था। अब देख लेते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। यहाँ पर दे रहा है यूएनडीपी, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, उसके बाद से आईईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको आईईपी बोलते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद से विश्व आर्थिक मंच। तो यहाँ पर वैश्विक शांति सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ से संबंधित कौन सा सही है जी? यहाँ पर आईईपी द्वारा इसको जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है इसको वैश्विक शांति सूचकांक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर कुछ यहाँ पर जीवंत परंपरा या लोक शैली दे रहा है, यहाँ पर राज्य के नाम दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है तमाशा और बता रहा है कि यह महाराष्ट्र में होता है इसके अनुसार, और यहाँ पर दे रहा है रासलीला कर्नाटक, भवाई गुजरात। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस रूप में है, क्या एलिमिनेशन मेथड लग सकता है कि नहीं। तो इसमें देखिए कि एकदम एलिमिनेशन मेथड इसमें लग सकता है कि भी सही गलती मिला कि हम लोग का आंसर निकलना आसान हो जाएगा। यहाँ पर तमाशा जो है महाराष्ट्र का दे रहा है, तो एकदम सही है, तमाशा महाराष्ट्र में कहीं एक पारंपरिक लोक नृत्य और स्थानीय स्तर पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर दे रहा है भवाई गुजरात में, एकदम सही है। लेकिन जो यहाँ पर रासलीला जो दे रहा है ये कर्नाटक में दे रहा था, एकदम सरासर गलती है। कैसी रासलीला, आप लोग अगर यदि रासलीला का संबंध किससे है जी? तो यूपी से है, ना कि कर्नाटक से। तो दूसरा नंबर गलती हो जाएगा, सेकंड गलती, और इसके बाद से डी नंबर भी गलती, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, चोल काल के दौरान स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा है, उत्तर मेरूर अभिलेख ग्राम सभा की कार्य प्रणाली का विवरण प्रदान करता है। उत्तर मेरूर अभिलेख ग्राम सभा कार्य प्रणाली का विवरण प्रदान करता है। उसके बाद से दे रहा है, ग्रामीण मामलों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। और उसके बाद से कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। यहाँ पर ऑप्शन का टाइप देख लेते हैं किस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन का टाइप है केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि
यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि उत्तर मेरू अभिलेख ग्राम सभा की कार्य प्रणाली का वर्णन करता है। चोल काल के संदर्भ में यह सही है, चोल काल से ही संबंधित था उत्तर मेरू शिलालेख। और यहाँ पर ग्राम सभा प्रणाली का विवरण है। यहाँ पर ग्रामीण मामलों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था, तो यह 2 नंबर भी सही है। लेकिन जो तीसरा नंबर दे रहा है, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का था ग्राम सभा का सदस्य बन सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम सरासर गलती है। इसके लिए क्या योग्यता था जी? तो कौन मतलब कि ग्राम सभा का सदस्य बनता था? वैसा व्यक्ति जो वेदों का ज्ञाता हो या फिर ज्ञानी हो, जिसके पास खुद की जमीन और घर हो, खुद जमीन और घर भी हो। मतलब कि यहाँ पर किसके अनुसार? चोल काल में, वर्तमान के अनुसार नहीं देखना है, चोल काल के अनुसार देखना है। और जिसके पास समय हो, समय सबसे बड़ी बात है। अर्थात समय हो, अर्थात का जो कि पंचायत सभा कहीं लगे तो सभा में जाए, पंचायती करे, खुद की खेती करे, और मतलब कि उतना जैसे कहा जाए कि एक समृद्ध व्यक्ति ही क्या कहते हैं, चोल काल में ग्राम सभा का सदस्य बन सकता था। यहाँ पर 18 वर्ष का वर्तमान में ना है, लेकिन उस समय नहीं था, तो यहाँ पर केवल 1 और 2 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 वर्ष का उस समय भी नहीं था, उस समय वयस्कों को माना जाता था, 18 वर्षीयों को नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है, दिल्ली पर मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासनिक कदमों में से कौन से कदम उठाए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से कदम उठाई थी मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या चुनना है? तो सही कथन चुनना है। और यह दांत दिखाकर खुश हो जाइए, कहें जी? तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। एक भी सही गलती निकला कि हम लोग का आंसर एकदम फटाक से निकल जाएगा। और यहाँ पर दे रहा है, विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए अकाल के दौरान भी किसानों पर अतिरिक्त कर लगाए। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में एक और है कि अतिरिक्त कर लगाए किसानों पर। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर। और उसके बाद से दे रहा है, अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया छावनी शिविर बनवाया था, जिसको गैरिसन टाउन या फिर सैनिक छावनी बनवाया था, सीरी का किला जिसको बोलते हैं। और इसके बाद से अपने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। तो यह एकदम दोनों के सही है। सीरी किला किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए, और नगद वेतन भी देता था। लेकिन जो दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर जो दे रहा है, किसानों पर अतिरिक्त कर लगाए, तो अब देखिए, किसानों पर उसने अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। भले ही अतिरिक्त और अधिक कर में अंतर होता है, यहाँ पर देखकर सही लग सकता है, लेकिन यहाँ पर गलती है। कैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर लगाया था, अर्थात किसानों को जितने भी उत्पादन करते थे उसका 50% ले लेता था, लेकिन शुरू से ही लेता था, कभी बढ़ाता नहीं था। और यहाँ पर कहा दे रहा अतिरिक्त, अर्थात 50% ले रहा हो और उस पर से बढ़ा भी दे, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम फिक्स कर दिया था कि 50% चाहिए तो चाहिए, 85% चाहिए, और 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ पर दे रहा अतिरिक्त लेता था, तो ये गलती हो जाएगा। आप 10% कोई कर ले, मान लीजिए कि 10% भी कर ले तो भी ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर 10% का एक नियम बन जाए, लेकिन वहाँ पर 10% की जगह कभी 11% लिया जाने लगे, तो इसको अतिरिक्त कहा जा सकता है। यहाँ पर अतिरिक्त का अर्थ समझ गए होंगे कि जो पहले से चला रहा है उससे ज़्यादा लेना, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा करता नहीं था केवल। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया। इस संदर्भ में ट्रेकोमा रोग से संबंधित किससे संबंधित है जी? तो यहाँ पर दे रहा है हृदय, ट्रेकोमा हृदय, नेत्र, पैर, मस्तिष्क, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र से संबंधित है ट्रेकोमा रोग। और वही जो आँख लाल हो जाता है और जलन होने लगता है, तो इसी से मुक्त पा लिया है भारत ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी सुर्खियों में देखे जाने वाली 3/35 पहल का से तात्पर्य है 3/35। यह WHO द्वारा प्रारंभ किया गया एक वैश्विक स्वास्थ्य अभियान है, जिसका उद्देश्य तंबाकू, शराब, शर्करा युक्त पेय पदार्थ जैसे स्वास्थ्यकर उत्पादों की कीमतों को 2035 तक बढ़ाना है। उसके बाद से दे रहा है कि अब आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी 3/35 इनिशिएटिव के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर 3/35 पहल का संबंध इसी से है। WHO ने प्रारंभ किया इसको। तंबाकू 2035 तक 3 प्रकार के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा उपभोग किए जाने वाले नशीले पदार्थ मतलब जितने भी जो ज़्यादातर लोग जिसका उपयोग करते हैं, जिस नशा का उपयोग करते हैं, उसको रोकने के लिए 2035 तक का लक्ष्य रखा है। इसमें क्या है, कीमत बढ़ा दिया जाएगा। कीमत बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य रखा है इसी को 3/35, मतलब 3 उत्पाद। कितने उत्पाद? तो 3 उत्पाद। कब तक? 2035 तक इसको खत्म करने, मतलब कि इस पर उत्पाद मतलब क्या कहते हैं, इसका कीमत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और इसमें कितना प्रतिशत कर लगाने के बाद सिफारिश की है जी? तो WHO ने कहा है कि कम से कम 150% प्लस कर लगना चाहिए। अर्थात तो तंबाकू का एक पुड़ी अगर मान लीजिए कि 10 रुपये में तैयार होता है, तो 150% अधिक कर लगा देना है, मतलब कि 25 रुपये का बिकना चाहिए। ऐसा WHO ने सिफारिश किया है और 2045 तक इसको लागू करने वाले का सिफारिश करती है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3/35 पहल का संबंध WHO के से ही संबंधित है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS जिसको बोलते हैं, यह एक वैश्विक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है जो विश्व में सबसे उच्चतम रिजोल्यूशन पर आधारित है जी। और इसके बाद से दे रहा है यहाँ पर, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने विकसित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दे रहा है भारत पूर्वानुमान प्रणाली, एकदम 1 नंबर एकदम सही है। संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान देगा, उच्च रिजोल्यूशन वाला। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुरू किया है, तो यह एकदम गलती है। इसको किसने शुरू किया जी? तो पुणे के उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने शुरू किया है। मौसम विज्ञान संस्थान ने इसको शुरू किया है। तो क्या करेगा, 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के साथ जानकारी दे देगा। मतलब कि यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में जानकारी देना है तो यहाँ से 6 किलोमीटर के रेंज की जानकारी दे देगा वो। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है भारत पूर्वानुमान प्रणाली। तो ऑप्शन 1 नंबर सही, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है कृष्णदेव राय ने सिंचाई के उद्देश्य से हिरिया नहर का निर्माण करवाया। हिरिया नहर। उसके बाद से दे रहा है उसे अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भोज। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी थी लगे तो यहाँ पर एलिमिनेट देख सकते हैं कि सही पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। एक भी सही गलती मिला कि हम लोग का आंसर फटाक से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि कृष्णदेव राय ने सिंचाई के उद्देश्य से हिरिया नहर का निर्माण करवाया था, तो यह एकदम गलती है। कि इसकी हिरिया कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया था इसका निर्माण। इसका निर्माण नहीं करवाया था, शायद उसी वंश के किसी अन्य शासक ने करवाया था हिरिया नहर का निर्माण, लेकिन कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया था। उसके बाद से दे रहा है उसे अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था, एकदम सही है यहाँ पर। और लेकिन तीसरा नंबर दे रहा है कृष्णदेव राय ने तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व किया। आप देखिए कृष्णदेव राय का 1529 तक थे, 1529 तक थे। और तालीकोटा का युद्ध हुआ, सॉरी 1529, यहाँ पर 1929 लिखी है। यहाँ पर कृष्णदेव राय का थे 1529 तक। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तो अब कृष्णदेव राय रहेंगे कैसे? अगर रहते तो हारते थोड़ी ना युद्ध हुआ। तो यहाँ पर 3 नंबर भी गलती है, केवल 2 नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर विचार करना है, विचार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, दक्कन की सल्तनत और उसके बाद से राजवंश। और यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। और तरीका देख सकते हैं कि क्वेश्चन का तरीका केवल 1, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, ऐसा करके केवल 4 युग्म सही है। यहाँ पर अहमदनगर दे रहा है कि अहमदनगर निजाम शाही से संबंधित है। इसके अनुसार अहमदनगर निजाम शाही, बीजापुर आदिल शाही, गोलकोंडा कुतुब शाही, बरार फारूकी। यहाँ पर 1 नंबर तो सही है कि अहमदनगर निजाम शाही, बीजापुर आदिल शाही एकदम सही है, गोलकोंडा भी कुतुब शाही सही है, लेकिन बरार में फारूकी जो दे रहा है ये गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चौथा नंबर गलती है। तो डी तो नहीं, केवल कितना 1, 2, 3 को कथन सही है, तो केवल 3 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के स्मारक, खजुराहो स्मारक समूह के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा ऐसा है जो कि खजुराहो स्मारक समूह के संदर्भ में सही नहीं है? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चंदेल शासकों द्वारा किया गया था जी। चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। उसके बाद से दे रहा है खजुराहो स्मारक समूह में 64 योगिनी मंदिर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। उसके बाद से दे रहा है इन मंदिरों का मूल रूप से निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया था। यहाँ पर और मान लीजिए कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है और यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, और यहाँ पर सही मतलब कि नहीं ही चुनना है। वहाँ पर पूछा जा रहा नहीं, यहाँ पर पूछा सही। और ये देख लीजिए, थोड़ा सा खुशी की बात है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। तो दांत निकाल के थोड़ा सा दांत निकालिए, कैसे पूरा एलिमिनेशन मेथड वाला नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर भी। तो यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, और यहाँ पर पहले पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं, और यहाँ पर दे रहा है सही। तो यहाँ पर यही इसी का वैल्यू रहेगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है गलती है, तो इसी का वैल्यू यहाँ पर ध्यान में दिया जाएगा कि कौन सा गलती है खजुराहो के संबंध में। यहाँ पर बोल रहा है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा किया गया था जी। और उसके बाद से दे रहा है खजुराहो स्मारक। तो यहाँ पर अगर 1 नंबर सही होगा तो 1 नंबर जिसमें होगा तो यहाँ पर। और उसके बाद से दे रहा है खजुराहो स्मारक समूह में 64 योगिनी मंदिर सबसे बड़ा मंदिर हिंदू मंदिर है। तो एकदम सही है। उसके बाद से इन मंदिरों का मूल रूप से निर्माण द्रविड़ स्थापत्य। अब देखिए ये क्या दे रहा है, द्रविड़ स्थापत्य शैली। 1 नंबर तो एकदम सही है। दूसरा नंबर यहाँ पर जो दे रहा है 64 योगिनी मंदिर सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ये शायद सही नहीं होगा। ये 3 नंबर गलती हो रहा है। हम लोग को गलती ही देखना है। यहाँ पर दे रहा है कि द्रविड़ स्थापत्य शैली में, तो खजुराहो का निर्माण किसमें किया गया था? तो उत्तर भारत का है, तो यहाँ पर नागर शैली में होना चाहिए था। नागर शैली का में हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर एकदम गलती है। यहाँ पर बोल रहा है कि 64 योगिनी मंदिर सबसे बड़ा है, तो नहीं, ये 64 योगिनी मंदिर सबसे बड़ा नहीं है। खजुराहो 64 योगिनी शायद सबसे बड़ा नहीं है इसमें, अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तीसरा नंबर गलती है। तो तीसरा नंबर जिसमें होगा, तो यहाँ पर तीसरा नंबर तो 3 ठो में है, 1 नंबर सही है। 1 नंबर सही है, इसके कारण ए और ये तो खत्म हो जाएगा। 3 नंबर और इसमें कंफ्यूजन है कि 64 योगिनी मंदिर की जगह कोई और मंदिर है जो कि सबसे विशाल है इसमें। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ते हैं। हमारे देखने से आंसर 2 भी होना चाहिए कि 64 योगिनी मंदिर सबसे बड़ा है, लेकिन कौन सा मंदिर 64 योगिनी की जगह कौन सा मंदिर सबसे बड़ा है ये हमको नहीं, थोड़ा सा रिमेंबर नहीं है, लेकिन आंसर भी हो सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों के एक समुदाय को किलेक्टा कहा जाता है जो प्रसिद्ध है। लोगों के एक समुदाय को किलेक्टा
किले क्याता कहा जाता है जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर दे रहा है मध्य भारत की युद्धात्मक नृत्य परंपराओं के लिए, उसके बाद से युद्धात्मक परंपराओं के लिए। उसके बाद से दे रहा है दक्षिण भारत की छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा के लिए। उसके बाद से दे रहा है उत्तर पूर्वी भारत की लकड़ी की नक्काशी परंपरा के लिए। उसके बाद से दक्षिण भारत की भक्ति गायन परंपरा के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर किलेक्टिया जो है दक्षिण भारत की छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा है किलेक्टिया। अब देख लेते हैं इसमें, अब आगे देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा अथी करने की जरूरत नहीं तो यह बहुत बड़ा अथी, अगर आर्ट एंड कल्चर में पढ़िएगा तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। और ये कई भागों में बटा हुआ है, लगभग 6 भागों में इसको बटा गया है। रावण छाया मतलब कि कठपुतली कैसे ही जुड़ा हुआ है, ये भी एक किलेक्टिया। रावण छाया इसी से जुड़ा हुआ है। तोलपावा कुथु जिसको बोल, यहाँ पर दक्षिण भारत की छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम साहित्य के संदर्भ में अंथनार पद किस भूमिका को दर्शाता है? अंथनार पद के संदर्भ में ध्यान देना है। यहाँ पर अंथनार पद का संबंध यहाँ पर दे रहा है व्यापारी, दूत, गुप्तचर, उसके बाद से दे रहा है पुरोहित। तो अंथनार का संबंध यहाँ पर पुरोहित से है। यहाँ पर अंथनार का संबंध पुरोहित से है। तो यहाँ पर कितने जाति थे जी? तो अरसर, अंडार, बेनिगर, बेल्लार जिसको कहा जाता था। तो उसी में से एक तो अंथनार, जिसको अंथनार का संबंध अरसर से था। इसको बहुत सारी किताब में अरसर कहा जाता है। अरसर, अंडार, बेनिगर, बेल्लार जिसको कहा जाता था। अरसर सबसे पहले पुरोहितों को कहा जाता था। अरसर, अंडार किसको कहा जाता था जी? तो यहाँ पर क्षत्रियों को कहा जाता था। बेनिगर व्यापारी, बेल्लार किसान को कहा जाता था संगम साहित्य में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत याद करने वाला चीज़ है। और संगम साहित्य के बारे में बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन उसमें से आते हैं, याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कालीदान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का परिचालन 2027 तक प्रारंभ हो जाएगा। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का परिचालन 2027 तक प्रारंभ हो जाएगा। कौन सी परियोजना का हिस्सा है? निम्नलिखित देशों में से कौन से इस परियोजना का हिस्सा? यहाँ पर दे रहा है सही कथन का चयन करने का जी, सही कथन का यहाँ पर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग न लगे तो देख लीजिए कि ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड से दिया हुआ है। कालादान मल्टी मॉडल से कौन कौन से संबंधित है जी? तो कालादान को पहले देख लेते हैं। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। कौन सा दिया हुआ है? नेपाल। तो यहाँ पर भारत का संबंध है कालादान मल्टी मॉडल से। म्यांमार का भी संबंध है, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल से कोई संबंधित नहीं है। देख लेते हैं कालादान मल्टी मॉडल परियोजना क्या है वास्तव में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट वाला भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। और यहाँ से काफ़ी छोटे भागों से ये हमारा मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर ये जो है, ये हमारा चिकन्ने के माध्यम से काफ़ी छोटे हिस्से से जुड़ा हुआ है हमारा। इसको ऐसे बना लेते हैं। कुछ ये हमारा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ये इतना बड़ा हिस्सा है हमारा नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर। और कितना भागों से जुड़ा हुआ है? छोटे भागों से। तो यहाँ पर छोटे भाग से जुटने के कारण ये संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर सेना पहुँचाना या फिर रसद पहुँचाने में दिक्कत होती है, इसीलिए ये थोड़ा सा दूर का क्षेत्र हो जाता है, तो विकास करना थोड़ा कठिन होता है। इसी को दूर करने के लिए पतले रास्ते की जगह वैकल्पिक मार्ग की तलाश के लिए यहाँ से कालादान मल्टी मॉडल परियोजना का शुरू किया गया। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये तो हमारा बांग्लादेश यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर ये तो बर्मा है। तो यहाँ से सोचा गया कि यहाँ से लेकर यहाँ से अगर हम लोग का रास्ता मिल जाता है तो हम लोग अपने रसद को समुद्र के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो बर्मा में एक नदी है कालादान नदी, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। मान लीजिए कलकत्ता या हल्दिया पोर्ट से सामान को नाव पर नाद कर इधर लेके आना है, इधर हिंद महासागर से होते हुए यहाँ पर थी बर्मा या फिर कहीं म्यांमार के भूमि पर। और यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है कालादान नदी, वो इधर जाती है। तो यहाँ तक कालादान नदी के माध्यम से पुनः शिप से जाएगा, नाव से ही, और आगे जाकर थोड़ा सा दूरी पर थी ट्रक में या फिर कोई भी रेल में लाद कर सामान और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में पहुँचाया जा सकता है। सैनिक हो चाहे वस्तु हो, कुछ भी लाया जा सकता है। तो इसी के लिए लाया गया। इसी मार्ग के निर्माण को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के निर्माण को कालादान मल्टी मॉडल परियोजना शुरू किया गया। तो यहाँ पर क्या है? भारत है, यहाँ पर क्या है? म्यांमार है। तो दो ही देश शामिल हुए। बांग्लादेश का पीछे छोड़ देना, पीछे बांग्लादेश को के महत्व को कम करने के लिए इधर से लाया गया है। तो यहाँ पर केवल 2 ही देश शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। गिरमिटिया समुदाय का सही वर्णन है। गिरमिटिया समुदाय का सही वर्णन देख लेना। यहाँ पर दे रहा है, वे भारत की स्वतंत्रता सेनानी थे। गिरमिटिया जो थे भारत की स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के साथ उनकी ओर से लड़ने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो अब बताइए, गिरमिटिया श्रमिक पहले ही दे रहा है। गिरमिटिया समुदाय है, ये तो 7वें क्लास से ही आने लगता है, 6ठा 7वां से ही आने लगता है गिरमिटिया समुदाय के बारे में। यहाँ पर जो दे रहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे। अभी
एक बार पढ़ेंगे तो लग जाएगा कि सरासर गलती है। वे भारतीय व्यापारी थे। अब देखिए भारतीय व्यापारी का संबंध कहाँ से आ जाएगा? भारतीय कृषक प्रवासी लोग, ये थोड़ा सा सही लग रहा है कि भारतीय कृषक प्रवासी लोग ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार की नीतियों के तहत नकदी फसलों के उगाने के लिए पूर्वी अफ्रीका में स्वेच्छा से प्रवास कर गए। पूर्वी अफ्रीका कह रहा है कि गिरमिटिया केवल पूर्वी अफ्रीका में सीमित कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो सही तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पूर्वी अफ्रीका में स्वेच्छा से प्रवास कर गए, स्वेच्छा से। अब देखिए तो वहाँ पर थोड़ा सा गलती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि और सब ऑप्शन नहीं होगा तो ये हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया कोई मिल जाए तो। वे भारतीय अनुबंधित श्रमिक थे जिन्होंने ब्रिटिश अपने उपनिवेशों में अधिकांश बगानों में कार्य करने के लिए अनुबंध के तहत ले जाया गया था। एकदम सही है। एक तरह से जब दास प्रथा समाप्त हुआ, और गिरमिटिया श्रमिक के बारे में जान लेते हैं, जब दास प्रथा समाप्त हुआ तो ब्रिटिश लोगों को विदेशों के बगानों में काम करने के लिए श्रमिक नहीं मिल पा रहे थे। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका हो गया, अमेरिका में तो नहीं, हाँ कर सकते हैं, अमेरिकी महाद्वीप के देशों में जैसे कैरिबिया हो गया, कैरिबिया अफ्रीका देश, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं इसको, कैरिबियन देश जो छोटे छोटे आइलैंड्स द्वीप हैं, यहाँ पर कृषि उत्पादन के लिए जैसे गन्ना, चाय, कहवा, कॉफ़ी, ये सब उत्पादन के लिए श्रमिक नहीं मिल पाते। तो यहाँ से जब वे आते थे, भारत में आते थे और अनुबंध के आधार पर ले जाते थे, क्योंकि इतना साल के लिए ले जाते थे और उनको वेतन और भोजन देते थे और ले जाते थे इन द्वीपों पर, अपने अन्य उपनिवेशों पर, और उनसे काम कराते थे। तो इन्हीं को गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता है, और अनुबंध के आधार पर ले जाते थे बगानों में काम कराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे पूरे विश्व में ले गए थे। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महाजनपदों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है वज्जी, अवंती, मल्ल, लिच्छवी। उपयुक्त महाजनपदों में से कौन सा से राजतंत्रात्मक राज्य था यथे? राजतंत्रात्मक राज्य था यथे यहाँ पर है 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3, 1 2 4। यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो दे रहा है राजतंत्रात्मक, राजतंत्र कौन से थे? तो वज्जी जो था ये लोकतंत्र या कह सकते हैं लोकतंत्र ही था, लोकतंत्र। वज्जी का संबंध लोकतंत्र से था। मल्ल भी लोकतंत्र ही था, लिच्छवी भी लोकतंत्र ही था। राजतंत्र केवल एक ही था, अवंती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। शायद 1 घंटा तो निकल ही गया, हम लोग 1 घंटा में बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोग का ये कौन से महाजनपद कहाँ पर थे, यहाँ पर कौन से महाजनपद कहाँ पर थे। तो एक बार एक परिदृश्य में देख लेते हैं। यहाँ पर यह हमारा अवंती कहाँ पर था जी? तो अवंती यहाँ पर उज्जैन के पास में था, अवंती यहाँ पर था। यहाँ पर वज्जी कहाँ पर है जी? तो वज्जी, मल्ल यहाँ पर है, मल्ल भी इसी के पास में है यहाँ पर। और लिच्छवी तो हमारे वैशाली जिले में है, बिहार के वैशाली जिले में। और इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था यहाँ पर मगध राज्य था, यहाँ पर कौशल, सॉरी थोड़ा सा मैप ये ज़्यादा आगे निकल गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको मैप में बता देंगे कभी जब हम पढ़िए। तो यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 घंटा से ऊपर निकल रहा है। अब यहाँ पर दे रहा है भारत में घड़ियाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर सही कौन सा कथन विचार करना है जी? तो गलती कथन, कौन सा सही नहीं है घड़ियाल के संदर्भ। यहाँ कह रहा है कि घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप की स्वच्छ जल में रहने वाली मगरमच्छ की स्थानीय प्रजाति है। और उसके बाद से दे रहा है कि यह IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य रूप से सूचीबद्ध है। यहाँ पर 1 नंबर तो सही है, स्वच्छ जल में रहने वाली मगरमच्छ की स्थानीय प्रजाति है। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है कि यह सुभेद्य है, वल्नरेबल है, तो यहाँ पर यही गलती है। कहाँ जी? कि वल्नरेबल ये नहीं है बल्कि इंडेंजर्ड है। कैसा है जी? तो इंडेंजर्ड जिसको बोलते हैं वो है। तो यहाँ पर वल्नरेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलती हो जाएगा। चूंकि गलती है और गलती ही पूछा गया तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, पिथोरा और फड़ है। पिथोरा और फड़ क्या है? तो भारत की चित्रकला परंपराएं। पिथोरा और फड़ क्या है जी? यहाँ पर दे रहा भारत की चित्रकला परंपरा। उसके बाद से बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा मार्ग। उसके बाद से दक्षिण भारत में शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ। उसके बाद से प्रारंभिक भारतीय गणित की शाखाएं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत की चित्रकला परंपरा है पिथोरा। पिथोरा कला के बारे में आप जानते भी होंगे। यहाँ पर ये कहाँ से संबंधित है? तो पिथोरा राजपूत कहाँ पर थे जी? गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, गुजरात और MP के क्षेत्रों में इसको बनाया जाता है पिथोरा और फड़ कला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संदर्भ में विचार करना था। विचार कर लेते हैं। तो दे रहा उनके शासन में भूमि कर सीधे खेतीहर से वसूला जाता था जी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। और उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है। ये सबसे पहले देख लीजिए, सही कथन पूछा जा रहा है और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात होती है अगर एक बार एलिमिनेशन मेथड मिल जाए। सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा और एलिमिनेशन मेथड मिल जाए तो लग जाना चाहिए कि हम लोग का आंसर काफ़ी आसानी से बन सकता है। बहुत सारे कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड वाला न बन पाए। यहाँ पर दे रहा उनके शासन में भूमि कर सीधे खेतीहर से वसूला जाता था जी, एकदम सही है। यही तो प्रत्यक्ष रूप से शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खराज कृषि से वसूला जाने वाला भूमि कर था। खराज एकदम सही है, कृषकों से यही वसूला जाता था, खराज का नाम दिया जाता था। खराज जिसको कृषकों से वसूला जाता था, मुस्लिम कृषकों से वसूला जाता था इसको।
यहाँ पर ये ध्यान देना कि मुस्लिम कृषकों से खराज वसूला जाता था। अब देख लेते हैं, गंगा दोआब क्षेत्र में कृषि का विस्तार और सुधार करने के लिए एक अलग विधान के रूप में दीवान ए अमीर एक कोही का स्थापित किया गया था। 1 नंबर 2 नंबर तो एकदम सही है, दीवान खेतिहर वसूली और खराज, लेकिन तीसरा नंबर गलती है। इसकी दीवान ए अमीर ए कोही का गठन किसने किया था जी? तो इसका गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, MBT जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो 3 नंबर गलती है, 1 और 2 सही है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है मलिक अंबर? और यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2, ऐसे करके दिया हुआ था। यहाँ पर दे रहा वह बहमनी साम्राज्य के एक कुलीन परिवार से संबंधित था। मलिक अंबर कुलीन परिवार से संबंधित था बहमनी साम्राज्य के। उसके बाद दे रहा उसने मराठों के विरुद्ध संघर्ष में मुगल सम्राट अकबर का समर्थन किया था, मलिक अंबर। तो यहाँ पर बहमनी, अब देखिए यहाँ पर दे रहा है बहमनी, तो बहमनी से संबंधित नहीं था, बल्कि शिवाजी के मराठों के एक ऐसा मुस्लिम सेनापति था जो कि मराठों के साथ में था और औरंगजेब के विरुद्ध लड़ रहा था, मलिक अंबर। और इसी ने इसके पहले शायद इसी ने क्या कहते हैं छापामार पद्धति से जो युद्ध होता है इसी ने शुरू किया था। तो यहाँ पर बहमनी साम्राज्य का से संबंधित है, तो एकदम सरासर गलती है। ये कह रहा है कि अकबर, अब देखिए मराठा दे रहा है और अकबर दे रहा है, तो क्या मराठा और अकबर एक समकालीन थे? मराठों का उदय कब हुआ? मराठों का उदय हम लोग का 1656 के बाद में हुआ था जी, या फिर 1649 से कह सकते हैं, जब पहला बार दुर्ग किला जीता था शिवाजी ने 1649 और 56 के बीच में। तो यहाँ पर 1656 ही मान लीजिए, 1656 से ना मराठों का उदय हुआ था। और अकबर कब थे? 1505 तक और 1605 तक, तो मेले नहीं बैठता, तो दूसरा नंबर भी गलती है। 1 और 2 दोनों गलती है, सही पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा से नवपाषाण युग की थी? कौन सी विशेषता नवपाषाण युग से संबंधित? यहाँ पर दे रहा है इस युग में शिकार और संग्रह करने वाले समुदाय का प्रभुत्व था और कृषि का अभाव था। जिसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो नवपाषाण काल में यहाँ पर दे रहा है पत्थर के औजारों को घिसना, पॉलिश करना प्रचलित था, मृदभांड का उपयोग होता था, सही कथन पर विचार करना है और एलिमिनेशन मेथड चिला के आ रहा है। यहाँ पर तो दांत दिखा के खुश हो जाने की जरूरत है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड है। अब देखिए यहाँ पर जो दे रहा है कि शिकार और संग्रह का प्रभुत्व था। अब देखिए नवपाषाण काल में तो कृषि प्रारंभ हो गई थी, गाँव में लोग बस्तियों में रहना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अभाव था, तो 1 नंबर सरासर गलती हो जाएगा। 1 नंबर गलती हो गया, तो 2 नंबर 3 नंबर पर आगे पढ़ने की जरूरत है, ये नहीं है। चलिए 1 नंबर नहीं हो पाएगा, इसमें 2 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ऐसी 1 नंबर में गलती हुआ है, अभी तो 3 नंबर देखना ही पड़ेगा। कैसे 2 नंबर तो एकदम सही हो जाएगा अपने से, 1 नंबर गलती होते हैं, 2 दोनों में है, तो 2 आना एकदम जरूरी है। मृदभांडों का उपयोग होता था, तो एकदम सही है, मृदभांडों का उपयोग नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने श्रीलंका के अनुराधापुर राज्य के उत्तरी भाग में एक चोल प्रशासनिक प्रांत स्थापित किया और अपने शासन के अंत में मालदीव पर भी विजय प्राप्त की? मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर दे रहा विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक, यहाँ पर कोई नहीं होगा, इतना प्रसिद्ध कोई नहीं हो पाया था, केवल राजा राजी थे जिन्होंने श्रीलंका से लेकर मालदीव तक के क्षेत्र को जीता। हम लोग का अभी ये कंप्लीट कर चुके हैं 100 तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 13 का क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।